नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में संविधान के भाग 5 को देखेंगे। दोस्तों पिछला वीडियो में आपने मैराथन क्लास में देखा था संविधान भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और 4 को हमने जो कवर किया था संविधान के। और आज हम संविधान के भाग 5 जो कि बहुत लंबा ये टॉपिक है आपका। संविधान का भाग 5 जो है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है, यानी कुल लगभग आपके 100 अनुच्छेद जो है इसमें शामिल है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो प्रारंभ करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं ये जितने भी अनुच्छेद हैं, आपको ऐसा नहीं है कि 100 अनुच्छेद पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को भी नहीं छोड़ना है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है दोस्तों। आज का जो हमारा पहला जो आपका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52। क्या है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 52 में आपके ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद की चर्चा करी गई है। ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रपति का आपका पद लिया गया, ये कहां से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति है, चलिए अगला हम अनुच्छेद में इसको देखते हैं। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का, ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, देखिए औपचारिक शब्द को समझते हैं पहले। औपचारिक मतलब नाम मात्र का। कहने को तो ये सबसे बड़े, लेकिन ये होते नहीं सबसे बड़े, इनसे बड़े होते हैं वास्तविक प्रधान। अगर यहां पे लिखा होता वास्तविक प्रधान तो हम कहते प्रधानमंत्री होते, लेकिन औपचारिक प्रधान अगर कह दिया तो आप किसको बताएंगे? राष्ट्रपति बताएंगे। ठीक है, एनर्जी नहीं लग रहा है। चलो अगला है हमारा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो मतदान होते हैं वो गुप्त होते हैं, मतलब कि गुप्त रूप से जो है मतदान किया जाता है। चलिए अगला हमारा है राष्ट्रपति का कोटा। अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति के अगर कोटे की बात करें दोस्तों, तो इसका जो फार्मूला होता है कुल वोट बटा कुल प्रत्याशी। ठीक है, यही राष्ट्रपति का कोटा होता है। सपोज दैट कि मान लीजिए 60 वोट है और आदमी कितने हैं? 4 लोग जो है, 4 प्रत्याशी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब जब आप इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि कुल कोटा कितना हो जाएगा राष्ट्रपति का? तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा राष्ट्रपति का कोटा। चलिए अगला हमारा क्या है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगर यूएसए के राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूछ दिया तो कितना होता है? 4 वर्ष का। ठीक है, चलिए अगला हमारा है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। ठीक है, राष्ट्रपति एक से अधिक बार जो है राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, एक ही राष्ट्रपति को। एग्जाम्पल तौर पे आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या है? तो इस समय राष्ट्रपति के लिए योग्यता की बात करी गई है, एलिजिबिलिटी। क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको बता दो, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, उसके बाद जो है 35 वर्ष की आयु उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनके पास जो है होनी चाहिए, साथ ही साथ 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक जो है होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में है कि आवश्यक शर्तें या दशाएं। क्या है कि भैया देखिए, सबसे पहले तो वो पागल या दिवालिया ना हो। क्या हो? पागल या दिवालिया न हो। पागल मतलब मानसिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, और दिवालिया का मतलब ये है कि जैसे आप देखते होंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जब वो कर्जे में हो जाते हैं तो बैंक उनको जो है दिवालिया घोषित कर देता है, तो ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ लाभ के पद पर न हो, और संसद या विधानमंडल में से किसी का सदस्य न हो। संसद मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, और विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधान सभा, इन चारों सदनों में से, ठीक है ना, किसी में से भी ये जो है सदस्य नहीं होने चाहिए। चलिए अगला हमारा क्या है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या है? अनुच्छेद 60 में है शपथ। किसकी शपथ? प्रेसिडेंट की। ठीक है, कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ, सी फॉर चीफ, जे फॉर जस्टिस जो है वो इनको शपथ दिलाते हैं। अगर ये उपस्थित नहीं रहते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है शपथ दिलाएंगे। चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहां से लिया गया है? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जिस भी सदन में जाएगी, अगर लोकसभा में जा रही है तो वहां पे 1/4 यानी कि 25% सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जब एक बार प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी तो जिस सदन में जाएगी वहां से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद फिर अगले सदन में जाएगी, फिर वहां भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, तब जाकर के इनको महाभियोग द्वारा जो है इनके पद से हटाया जाएगा। आप कह सकते हो महाभियोग कब लाया जाता है? जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और कब हटाया जाता है? जब वो संविधान का दुरुपयोग करते हैं, संविधान को जो है गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। आप कह सकते हैं कि 2/3 बहुमत जो है आवश्यक है इनको हटाने के लिए। और मैं बता दूं, जब एक सदन से पारित होकर के जब दूसरे सदन में जाएगा तो 14 दिन पूर्व सूचना जो है राष्ट्रपति को देनी आवश्यक होती है। अब दोस्तों जो हमारा अगला आर्टिकल है आज का, वो है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा करी गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो आपका उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहां से लिया गया है? अगर आपसे पूछ दिया तो आप बताएंगे
यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोस्तों अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है, जो आपका उपराष्ट्रपति है, यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है यही आपका जो है राज्यसभा का सभापति होगा। यानी कि इसको जो वेतन मिलता है, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है ये सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है, इनको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर जो है इनको वेतन दिया जाता है। चलिए अगला हमारा है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति अगर नहीं है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति या फिर गैर हाजिरी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जो है ये काम करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहले वाले जो राष्ट्रपति थे, यानी ये आपके पहले वाले राष्ट्रपति हो गए, जिनकी अनुपस्थिति में ये हमारे उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले बैठे हैं, ये काम तो करेंगे, लेकिन इनके द्वारा जो छोड़ा हुआ काम है, जो इनका बचा हुआ काम था, यानी कि जो आधा अधूरा काम था, उसको ये पूरा नहीं करेंगे। नए अगर कोई बिल आ रहा है तो उस पे ये उसको जो है साइन वगैरह करके उसको ये पास कर सकते हैं, लेकिन इनका काम जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 66 देख लेते हैं। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है इसमें। ठीक है, उप राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर पूछ दे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है तो आप क्या बताएंगे? वही है आपका एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा जो है इनका निर्वाचन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनके निर्वाचन में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सभी सदस्य जो है वो आपके भाग लेते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रपति से रिलेटेड। अगर मान लीजिए आपको उपराष्ट्रपति के पद के लिए आपको अपनी दावेदारी पेश करनी है, तो सबसे पहले आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए वो होना चाहिए कि वो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है कि पागल व दिवालिया आप ना हो, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है 35 वर्ष की अवस्था, 35 वर्ष आप कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। और इसके अलावा लाभ के पद पर न हो। ठीक है, इसके अलावा आपका 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो है आपके होने चाहिए। साथ ही साथ 15,000 रुपया की जो है जमानत राशि भी आपको देनी पड़ती है। साथ ही साथ मैं बता दूं, इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए वो है राज्यसभा के सभापति बनने की योग्यता, सॉरी, राज्यसभा के सदस्य होगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता जो है वो होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
कितना कार्यकाल होगा, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो होगा आपका 5 वर्ष का। कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके लिए अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है, सेम प्रणाली है, सेम आपकी विधि है जैसे हम राष्ट्रपति में देखते थे कि जब वो संविधान का दुरुपयोग करते हैं तो उन पर जो है महाभियोग द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। सेम प्रोसेस जो है इनके लिए भी वही है सारा कुछ, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है आपका इंपॉर्टेंट, वो है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 68 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर जानना चाहते हैं तो चलिए अनुच्छेद 68 भी मैं लिख ही देता हूं। अनुच्छेद 68 में है कि जो इनका चुनाव है उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र जो है संपन्न कराया जाएगा, यानी कोई निश्चित समय नहीं बताया गया कि इतने समय के भीतर होना जरूरी है, यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द। अब हमारा जो है वो है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 71। क्या है? अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 71 में है कि प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है, के बीच विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच अगर किसी बात को लेकर के अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो कौन सुलझाएगा इनका विवाद? तो अब बताएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लिए अब देखते हैं हम अगला अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यहां तक कि मृत्यु दंड को भी ये क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है? अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में है कि संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, यानी कि इसमें जो है संघ की कार्य प्रणाली को आसान बनाने हेतु प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्या है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप सभी, अनुच्छेद 74। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दे कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 74 में इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख पीएम होगा, ठीक है। जिसका प्रमुख पीएम होगा, यानी कि आप ध्यान दे रहे होंगे यहां पे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसी भी मामले में एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रमुख पीएम होगा यानी प्रधानमंत्री होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के पद की चर्चा कहां करी गई है तो अनुच्छेद 74 में करी गई है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पर? तो पीएम की
सलाह पर, पी फॉर प्रेसिडेंट करेंगे, किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। किसकी नियुक्ति? मंत्रियों की। ये जो कैबिनेट मंडल देख रहे हैं ना, मंत्रिमंडल देख रहे हैं जो आप, ये मंत्रिमंडल जो है कई मंत्रियों के समूह को जो है कि मंत्रिमंडल कहते हैं। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी कौन आते हैं? महान्यायवादी। अब ये महान्यायवादी कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं। यह जो है प्रथम विधि अधिकारी भी है, ठीक है, और यह जो है केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार भी होते हैं। और मैं बता दूं कि यह जो है संसद के सदस्य नहीं होते हैं, यह संसद के सदस्य तो नहीं होते, लेकिन संसद के किसी भी सदन में जाकर के ये जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यह जो है निजी व्यक्ति का मुकदमा भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा इनको जो वेतन मिलता है, इनके वेतन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से नहीं मिलता है, बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है, ठीक है। संचित निधि से ना दे करके प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। और केंद्र सरकार पर, जो हमारी केंद्र सरकार है, इस पर कोई भी अगर मुकदमा, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी अगर मुकदमा दायर करता है तो उसको यही लड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं, इनकी जो योग्यता है वो आपका किसी भी न्यायालय, देखिए इनकी जो योग्यता है वो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता है। और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यानी कोई कार्यकाल जो है फिक्स नहीं होता है। ये जो है जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, ठीक है, यह जब तक चाहेंगे तब तक ये जो है रह सकते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहा तो। चलिए यहीं पे हमारा अनुच्छेद 76 भी समाप्त होता है। अनुच्छेद 77, अगला क्या है? अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 कहता है कि केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा करी गई है, ठीक है। केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा करी गई है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो ये कार्य होंगे ये विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न यानी कि पूर्ण जो है कराए जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन, जो केंद्र सरकार है हमारा, अगर वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में सारा कुछ है इस आर्टिकल के अंतर्गत, लेकिन जो काम होंगे वो किसके माध्यम से होगा? अलग अलग मंत्रालय होगा। यानी कि आप देखते होंगे वित्त मंत्रालय अलग है ना, गृह मंत्रालय अलग है, तो इस तरीके से अलग अलग काम जो है होंगे। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 78 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 78 में है, पीएम का यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की चर्चा जो है, जानकारी राष्ट्रपति को देते रहेंगे, ठीक है। संसद के कार्यवाही की जानकारी पीएम देंगे किनको? प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते रहेंगे। क्या देंगे भैया? जानकारी देंगे। किसकी जानकारी देंगे? संसद के कार्यवाही की, ठीक है। चलिए अगला हमारा है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 79 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है, जिसपे मैं
आपका डबल अंडरलाइन करूंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहां पे जो है आपका संसद की बात करी गई है। ठीक है, संसद की बात करी गई है। इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि संसद की जो जननी है, इसकी जो जननी है कौन है, तो यूके को माना जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसके जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं उनको देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों लोगों को मिलाने के बाद आपके संसद का निर्माण होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला जो है आपका है राज्यसभा। क्या है, राज्यसभा अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, इसको हम जो है उच्च सदन, क्या क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उच्च सदन, स्थायी सदन और वृद्धों का सदन। ठीक है, उच्च सदन हो गया, स्थायी सदन हो गया और वृद्धों का सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। दिखते रहना, किसी का फोन नहीं आ रहा है। ठीक है, उच्च सदन, स्थायी सदन और वृद्धों का सदन तो कहा ही जाता है। साथ ही साथ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद नए सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, इस नए सदस्य के जगह पे आप कर लीजिए कि 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। और इसी तरीके से जो जैसे 1/3 सदस्यों का चुनाव हो गया, तो ये 1/3 सदस्य 6 वर्ष तक रहेंगे। फिर 2 वर्ष के बाद फिर अगले जो है कि आ जाएंगे 1/3, फिर 2 वर्ष के बाद फिर अगले 1/3 आ जाएंगे। तो ये नए सदस्य जो है जुड़ते रहते हैं और बारी बारी जो है वो हटते भी रहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि यह जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है यह होता है। चलिए अगला हम देखते हैं, अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम संख्या जो है 250 तो है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है कि जो 5 है ये आपका पीओके में है, और पीओके आप जानते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, ये 5 सीटों पर, 5 राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। तो बच्चे कितना, 245। इस 245 में से 12 आपके मनोनीत हो जाते हैं, तो बाकी कितने बचे, 233। ये आपके जो है अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो चुनाव होता है, ध्यान दीजिएगा, इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता द्वारा नहीं होता है। इसी के सदस्य जो है आपस में मिलकर के जो है इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, पागल व दिवालिया न हो और भारत के नागरिक हो। साथ ही साथ एक और मैं जानकारी दे देता हूं कि जो पहली बैठक है, ठीक है, राज्यसभा का जो पहली बैठक है, पहली बैठक है वो आपका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। और मैं बता दूं उस समय इसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो वर्तमान में आप राज्यसभा जो ये नाम देख रहे हो, ये आपका 3 अगस्त 1954 से जो है आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा जो है राज्यसभा का जो भी आर्टिकल है वो समाप्त होता है। इसके बाद आर्टिकल 80 का 80 ए आप कह सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 80 क में क्या है उसे हम देखेंगे और उसके बाद फिर लोकसभा को देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है तो आप बताएंगे 80 क।
अनुच्छेद 80 क। 80 क में क्या है दोस्तों? 80 क में आपके जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य की चर्चा कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करते हैं। कहां से करते हैं? तो आप बताएंगे कला, विज्ञान, साहित्य और अब तो खेल से भी होने लग गए हैं। क्योंकि आप देखे होंगे आपके सचिन तेंदुलकर जो हैं, जिन्हें आपका भारत रत्न दिया जा चुका है, वो एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 12 मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति चुनते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में यही मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अब हम देखते हैं लोकसभा। अब हम किसे देखते हैं? लोकसभा। अगर अनुच्छेद पूछ देगा तो अनुच्छेद 81। क्या है? अनुच्छेद 81 में आपके लोकसभा की चर्चा करी गई है। अब देखिए इसे क्या क्या कहते हैं। लोकसभा को आपको निम्न सदन, निम्न सदन, युवाओं का सदन, अस्थायी सदन, ठीक है, ये इसके मुख्य रूप से 3 जो है नाम है। इसके अलावा इसको जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, इसमें जो प्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं वो सीधे जनता चुनती है। और इसका जो चुनाव होता है, इनमें जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष मतलब जनता खुद करती है, जनता खुद करती है। और इसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं। इसे हम प्रथम सदन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और है, अगला जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसके सदस्यों के चुनाव हेतु आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जो है एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि चुनाव जो खाली सीट होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सदस्य चुन करके गया, बाई चांस अगर जिस सीट पे, मान लीजिए ये कोई सीट है, कोई सदस्य इस पे चुन करके चला गया, अब इसका हो जाता है देहांत, तो अब इसके चुनाव के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे हम कहते हैं उपचुनाव। ठीक है ना, इस सीट को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है ना। अब देखिए, एक ही आदमी या एक ही उम्मीदवार एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए ये 2 सीट है, ठीक है, कोई आदमी 2 सीट पे चुनाव लड़ता है, ए पे भी लड़ रहा है और बी पे भी लड़ रहा है, और दोनों पे ये जीत जाता है, तो क्या दोनों का वो जो है कि दोनों का वो जो है प्रतिनिधि कहलाएगा? नहीं, वो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ए के सांसद हैं या फिर बी के सांसद हैं। लोकसभा का चुनाव होने वाला है और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे नेता हैं। आपके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, वो खुद जो है 2 सीट से लड़े थे, बनारस और बड़ोदरा से। ठीक है, कहां से लड़े थे? बनारस और बड़ोदरा से लड़े थे। जब वो दोनों जगह से जीतते हैं तो बड़ोदरा वाला त्याग देते हैं और बनारस वाले को वो जो है उसी के आधार पे जो है कि वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इसे जो है, इसकी जो पहली बैठक है, पहली बैठक कब हुआ था दोस्तों? तो 1952 को हुआ था। इस समय इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। और साथ ही साथ मैं बता दूं 1954 में इसका नाम बदल करके क्या हो गया? तो लोकसभा हो गया। यहीं पे आपका जो है लोकसभा समाप्त होता। अगला हम देखते चलिए, इसको देख लेते हैं पहले, अनुच्छेद 83, उसके बाद हम लोग 84 को देखेंगे। अनुच्छेद 83 में क्या है? सदन की अवधि की चर्चा। सदन के अवधि की चर्चा। तो सदन की जो अवधि है, एक आपका लोकसभा हो गया, एक आपका
राज्यसभा हो गया। इसकी जो अवधि है, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष और इसका जो है 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अब संसद की योग्यता को देख लेते हैं इसी के साथ साथ। अनुच्छेद 84 में क्या है, संसद की योग्यता। संसद की योग्यता की बात करी गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल व दिवालिया या लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा के लिए 25, इसमें बताया गया है लोकसभा और राज्यसभा, इसके लिए 25 वर्ष और इसके लिए 30 वर्ष। यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको आप लोग बहुत अच्छे से जो है याद कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। अब अगला हमारा है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में क्या है दोस्तों, 17 आहूत या 17 वसान। क्या है, 17 आहूत या 17 वसान किसके द्वारा किया जाएगा, तो पी फॉर प्रेसिडेंट यानी कि आपके राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 आहूत कब होता है और 17 वसान कब होता है। राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे जो है, जब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्यों को जब एक साथ बुलाते हैं तो ये जो है 17 आहूत कहलाता है। और 17 वसान क्या कहलाता है, यह दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस भेज देते हैं। जब ये वापस भेजते हैं, वापस भेजना ही क्या कहलाता है, 17 वसान कहलाता है। कि मान लीजिए कोई एक बहुत इमरजेंसी कोई कानून है जिस पर कि कानून बनाना आवश्यक है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को बुलाते हैं, कानून बनता है तो उसको 17 आहूत कहते हैं जब बुलाते हैं। जब भेज देते हैं वापस तो वो क्या हो जाता है, आपका 17 वसान हो जाता है। अगला हमारा है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 क्या कहलाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण यह कब होता है, प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक। ठीक है, प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक, ये जो पहली बैठक होता है यही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। पहली बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपके राष्ट्रपति जो है उस दौरान विशेष अभिभाषण देते हैं, विशेष नहीं अभिभाषण देते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो अभिभाषण होता है ये कौन लिखता है, तो आपके मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। अब अनुच्छेद 87 देखते हैं। अनुच्छेद 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यह कब होता है, जब 5 वर्ष के बाद नई लोकसभा का गठन होता है तब। ठीक है, नई लोकसभा का गठन होता है तब जो है राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण जो है वो करते हैं। चलिए अब अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। ठीक है, अनुच्छेद 89 में क्या बताया गया, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का चर्चा बताया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह जो है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये जो सभापति हैं ये कौन होते हैं, ये उपराष्ट्रपति। मैंने उपराष्ट्रपति जब बताया आपको तो उसमें पढ़ाया था ये। ठीक है, और पक्ष तथा विपक्ष का जब मत बराबर हो तो सभापति, मान लीजिए कि राज्यसभा में किसी मुद्दे पर जो है कानून बनना आवश्यक है तो वहां पे क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर जब हो जाते हैं तो वहां पे उपराष्ट्रपति यानी सभापति जो है ये अपना अंतिम निर्णय देते हैं, यानी कि इनका जो वोट होता है वो
निर्णायक वोट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आएगा वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। ठीक, चलिए अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि लोकसभा का एक जो है अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे समाप्त होती हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 क्या कहता है? सांसदों के शपथ की चर्चा। ठीक है, सांसदों का जो शपथ होगा, जो नए लोकसभा के सदस्य हैं जिन्हें कि हम सांसद कहते हैं, उनके शपथ की चर्चा जो है किस आर्टिकल में करी गई है? तो अनुच्छेद 99 में करी गई है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 100। अगला क्या है? अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है? तो गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति क्या है ये? कि देखिए किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू होने के लिए 1/40 क्या है? 1/40 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। तभी जो है वहां पे जो कार्रवाई है सदन की वो प्रारंभ होगी। इसके बाद जो हमारा अगला जो है वो है संसद की कार्यवाही को जरा देख लेते हैं हम लोग। संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही देखना बहुत जरूरी है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल और शून्यकाल किसे कहते हैं? इसको देखना बहुत जरूरी है, इससे भी प्रश्न आपका जो है पूछता है। ठीक है, चलिए संसद की जो कार्यवाही है, पहला है हमारा प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो आपका प्रारंभ होता है वो है 11 AM से लेकर के 12 AM तक। ठीक है, 11 AM से लेकर के 12 AM तक प्रारंभ होता है और ये जो है संसद का पहला घंटा होता है। ठीक है, संसद का पहला घंटा होता है। इसमें चूंकि प्रश्न काल, तो आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न करने वाला समय। ठीक है, तो यहां पे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है आपका तारांकित और दूसरा आपका है वो है अतारांकित। तारांकित क्या होता है? अतारांकित क्या होता है? तारांकित ये आपका लिखित रूप में पूछा जाता है, ये जो है ये अलिखित रूप में पूछा जाता है और ये आपका लिखित रूप में पूछा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि अब इसमें जो है देखने वाली बात है कि जो हमारा दूसरा जो घंटा होता है वो क्या होता है? दूसरा घंटा हमारा शून्यकाल का होता है। शून्यकाल जो हमारा है वो 12 PM से लेकर 12 PM से लेकर के 12 PM से लेकर के या 12 AM कर सकते हैं, क्योंकि 12 बज के बाद जब होगा तब वो हमारा PM होगा। तो 12 AM से लेकर के 1 PM तक ये जो 1 घंटा का समय होता है, ये संसद का दूसरा जो है कि घंटा होता है। इसमें जो है कोई भी नए नियम कानून नहीं लागू होता है। यह जो समय दिया है यह भारतीय मीडिया द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा वो है लंच। लंच जो है ये 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक होता है। लंच कौन कराता है? तो IRCTC जो है वो लंच कराते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन किसका किसका? लोकसभा और राज्यसभा का। अब अगर आपसे पूछ दे कि बुलाता कौन है, तो आप कहेंगे भैया बुलाता तो प्रधानमंत्री है।
लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। आप लोकसभा का स्पीकर भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो है जो बुलाया जाता है, यह संविधान संशोधन तथा धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये जो आपका संयुक्त अधिवेशन है, यह संविधान संशोधन तथा आपका धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता, इनको छोड़ करके जो है बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब तक कितनी बार बुलाया गया है? तो आप बताएंगे 3 बार जो है बुलाया गया है। पहला कब बुलाया गया है? तो आप बताएंगे दहेज अधिनियम। दहेज अधिनियम। अगर आपसे पूछ दिया दूसरा कब बुलाया गया है, तो आप बताएंगे बैंकिंग। और तीसरा अगर आपसे पूछ दिया कब बुलाया गया था, तो आप बताएंगे पोटा। ठीक है, ये आपका जो दहेज अधिनियम था ये 1961 में बना था, और बैंकिंग जो बना, ये जो अधिनियम बना था आपका 1978 में, जो आपका बैंकीकरण हुआ था। ठीक है, और पोटा को जब हटाया गया था कब? 2001। ठीक है, ये आपका जो है ये तीनों संविधान मतलब ये जो तीनों आपके जो कानून बनाए गए थे, इस कानून को बनाने के लिए, सॉरी, ये जो पोटा है ना, इसको बनाया गया था 2001 में। तो ये सभी को बनाने के लिए संयुक्त अधिवेशन का जो है बुलाया गया था। और किसके तहत बुलाया गया था? तो अनुच्छेद 108 के तहत। चलिए अब अनुच्छेद 110 देख लेते हैं। अनुच्छेद 110 है आपका धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा है, यानी कि टैक्स को बढ़ाने या घटाने वाला विधेयक इसी के अंतर्गत आता है। और धन विधेयक मैं आप बता दूं कि इस पर जो है, ये जो है धन विधेयक आपका सबसे पहले ये जो है लोकसभा में आपका जो है ये पेश किया जाता है। कहां पे? धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा में इसको पेश नहीं करते हैं। केवल राज्यसभा अपने पास 14 दिनों के लिए रखती है। ठीक है, अनुच्छेद 111 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अगला क्या है? अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अब विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति कितने प्रकार से होती है? तो आप बताएंगे 3 प्रकार से। ठीक है, या तो वो कर देंगे, या तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, या फिर वो जो है जेबी वीटो का वो जो है इस्तेमाल करेंगे। ये एक पावर है जेबी वीटो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। विधेयक को रद्द, पहला क्या है आपका कि विधेयक को या तो वो जो है रद्द करते हैं, सॉरी यहां पे क्या है, विधेयक को या तो वो रद्द करेंगे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, या फिर जेबी वीटो का जो है इस्तेमाल करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि यह अधिकार जो है, ये जो पुनर्विचार वाला जो अधिकार है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1978 में जोड़ा गया था। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 112, जिसमें कि बजट का प्रावधान, बजट के बारे में बताया गया है। बजट जिसका कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला जो है इसको कहते हैं। और मैं बता दूं कहीं भी संविधान में आपको बजट शब्द नहीं मिलेगा, इसकी जगह पे आपको वार्षिक वित्तीय विवरण एक शब्द प्राप्त होगा। ठीक है, बजट जो है हमेशा कहां पेश होता है? तो आप बताएंगे लोकसभा में ये जो है पेश होता है। और ये जो है किसके माध्यम से किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है इसको जो है प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं करते हैं तो कौन करेगा? तो आप बताएंगे वित्त मंत्री। भारत के वित्त मंत्री जो है इसको
पेश करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा बजट भी समाप्त होता है। अगला हमारा अनुच्छेद है 113, अनुच्छेद 113, जिसमें कि प्राक्कलन के बारे में बताया गया। अब प्राक्कलन क्या है? प्राक्कलन है कि बजट में जो घोषणा किया गया है, जो बताया गया है कि इतना पैसा खर्चा होगा, ठीक है, उसका एक आकलन होता है, प्राक्कलन। प्राक्कलन मतलब कि प्रधन आकलन, प्रधन आकलन। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे यानी कि एक आकलन लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 113 में है प्राक्कलन। प्राक्कलन और प्राक्कलन, सॉरी यहां पे मैंने आधा का लगा दिया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहां पे क्या है? प्राक्कलन। ठीक, चलिए यहां पे क्या है कि बजट में किए गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा। बजट में किए गए घोषणाओं पर कितना खर्च आएगा, ये जो है प्राक्कलन में बताया जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा प्राक्कलन समाप्त होता है। इसके बाद विनियोग विधेयक। अब हमने प्राक्कलन तो बता दिया, आपको एक ब्यौरा तो बता दिया कि हाँ इतना पैसा खर्चा होगा। तो 114 में विनियोग विधेयक क्या बताता है भैया, इसको भी देख लेते हैं। विनियोग, अब मान लीजिए कि कितना खर्चा आएगा, ये हमको पता चल गया कि भाई 10 करोड़ का जो है 10 करोड़ का खर्चा आएगा। अब उसको निकालने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो उस धन को निकालने के लिए संसद में एक विनियोग विधेयक जो है यह पारित किया जाता है। ठीक है, ये जो विनियोग विधेयक है उस धन को कितना खर्चा आएगा उसको निकालने के लिए जो है पारित किया जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो अगला है वो है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में क्या है? धन विधेयक, सॉरी वित्त विधेयक। वित्त विधेयक ये क्या है? वित्त विधेयक में बताया जाता है कि जो विकासात्मक कार्य है फाइनेंस बिल कहलाता है। ठीक है, वित्त विधेयक मतलब जो विकास करने वाले जो काम है उसी को हम जो है, मतलब जो जितने हमको विकास करने हैं, ठीक है, वही हमारा फाइनेंस बिल कहलाता है। और ये जो है किसी में भी पेश हो सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है किसी में भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 120 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, दो ही भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी या फिर इंग्लिश, इन्हीं दोनों भाषाओं का आपको जो है इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद जो है इसके बाद 122 को देख लेते हैं। 122 बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायालय द्वारा संसद के किसी भी कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति का, इसको डबल कर देता हूं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। ठीक है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब आपातकालीन परिस्थिति में या फिर किसी इमरजेंसी में, जब कोई अस्थायी कानून, क्या अस्थायी कानून बनाना होता है, तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 124 में बताया गया है आपका सर्वोच्च
न्यायालय का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात किया गया है और इसमें बताया गया है कि इसकी जो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपको जज बनना है तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज या फिर 10 साल वकालत जो है वो जरूरी है। ठीक है, और जो जजों की जो नियुक्ति होती है, ये जो जज है इनकी जो नियुक्ति होती है किसके माध्यम से होती है, तो कोलेजियम कैसे होती है, कोलेजियम या फिर कहीं कहीं कोलोजियम भी आपको लिखा रहेगा, कोलेजियम पद्धति के आधार पे जो है होता है। लेकिन आप एक चीज मैं बता दूं कि ये जो कोलेजियम है ये भी एक जजों का समूह ही होता है। आप कह सकते हो ये कोलेजियम जो है इस समय इसके जो एससी के जो 5 सीनियर जज होते हैं, एससी के जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जज जो होते हैं वही जो है कोलेजियम कहलाते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 125 में आपके जजों का वेतन के बारे में बताया गया है। अब अनुच्छेद 127 देखते हैं। देखिए 126 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए समझ लेते हैं हम 126 में है क्या। 126 अनुच्छेद 126 में है कि मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये अनुपस्थित रहता है तो इसका काम कौन देखेगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है इनका काम देखते हैं। चलिए 127 देख लेते हैं, अनुच्छेद 127 इस समय है तदर्थ न्यायाधीश। ये क्या होता है, आप कह सकते हो कि जैसे क्या होता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का जो एक संख्या है, अगर उसमें किसी प्रकार की अगर कोई कमी आती है, तो इसे लाने के लिए जो सीजेआई है वो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई किसी मतलब इतने जजों की जो है संख्या कम है, तो वो क्या होता है कि अस्थायी तौर पे जो है नियुक्ति की जाती है इनकी। ठीक है ना, इनकी जो शक्ति होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, लेकिन ये अस्थायी होती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 129। 128 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद 129 देखते हैं। एससी 1 यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अब ये अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, अभिलेख न्यायालय मतलब कि आपको कोई भी कार्रवाई यहां पे लिखित में मिलेगी, कोई भी कार्रवाई यहां पे लिखित होती है, मौखिक रूप से कुछ नहीं होता। अगर यहां पे आपको शिकायत भी दर्ज करानी है तो वो भी लिखित रूप में होगा, अगर आपको जवाब चाहिए तो वो भी आपको लिखित रूप में प्राप्त होगा। अनुच्छेद 131 देखते हैं, अनुच्छेद 131 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक और मूल अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक और मूल अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक और मूल अधिकारिता क्या है कि देखिए अगर पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 पॉइंट समझना है कि केंद्र राज्य विवाद, अगर केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो गया तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाएगा। अगर राज्य विवाद हो गया तब भी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगर एक और केंद्र और दूसरी ओर
कई राज्य हैं, तब भी उसका जो विवाद है कौन सुलझाएगा भैया? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो अहमियत है वो बहुत अधिक है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस राज्य के रहने वाले हैं, उस राज्य के हाई कोर्ट ने आपके ऊपर कोई फैसला सुना दिया और आप उससे असंतुष्ट हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वापस से आप जो है उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 137 देख लेते हैं। अनुच्छेद 137 इंपॉर्टेंट है। इसमें है न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन ये क्या होता है? न्यायिक पुनराविलोकन, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने फैसले को बदल सकती है। अगर उसने कोई फैसला बता दिया है, सुना दिया है, उसको चाहे तो वो इस अनुच्छेद के माध्यम से, न्यायिक पुनराविलोकन के माध्यम से वो जो है इसमें बदल सकती है। अब ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 139 क्या कहता है? अनुच्छेद 139 कहता है कि मूल अधिकार के अलावा फंडामेंटल राइट्स, एफ फॉर फंडामेंटल और आर फॉर राइट्स, यानी कि मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों पर रिट। ठीक है। आप जानते हैं कि जब हमारा मौलिक अधिकार जब प्रभावित होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन जब मौलिक अधिकार के अलावा अगर कोई अन्य मामला है तो आर्टिकल 139, क्या 139 के तहत जो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चलिए, यहीं के बाद हमारा अगला जो आता है वो है अनुच्छेद 141। क्या है अनुच्छेद 141 में? क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी, ठीक है ना, सभी हाई कोर्ट में मान्य होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया है तो देश के सभी हाई कोर्ट को जो है उसे मानना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 143 देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट से। किससे? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है किसी भी मुद्दे पर जो है वो सलाह ले सकते हैं, किसी भी मुकदमे पर भी सलाह ले सकते हैं। चलिए, अब यहीं पे हमारा ये भी समाप्त होता है सर्वोच्च न्यायालय। अब इसके बाद हमारा आएगा कैग। इस समय हमको ज्यादा नहीं, 3-4 ही हमको आर्टिकल्स देखने हैं और जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अगला क्या है हमारा? कैग, अनुच्छेद 148। क्या है अनुच्छेद 148 में? ये बहुत बार पूछा गया कि कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 148। अगला क्या है? अनुच्छेद 148। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो कैग का। सी फॉर कंट्रोलर, ए फॉर ऑडिटर। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, जनरल। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोलर, ऑडिटर, जनरल। ठीक है, चलिए, इनका जो उल्लेख किया गया भैया, ये किसमें किया गया? 148 में किया गया है। अब 148 में एक बात और कहा गया है कि पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है कौन करता है? तो पीएम के सलाह पर कौन करता है? पी फॉर प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, इनकी जो कार्यकाल होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कार्यकाल इनका जो है 65 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष तक, मतलब अधिकतम 6 वर्ष तक ये कार्यकाल पे रह सकते हैं
और इनकी उम्र अधिकतम जो है 65 वर्ष तक ये जो है रह सकते हैं अपने कार्यकाल पर। दोनों में से जो सबसे पहले पूरा हो जाए उस आधार पे इनको हटाया जाएगा। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। अगर इन दोनों से पहले अगर इनको हटाना है तो महाभियोग जैसा जो है कोई प्रक्रिया लाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और है, इनकी नियुक्ति तो आपने देख लिया कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन ये जो है इनका त्यागपत्र कौन लेता है? इनका त्यागपत्र कौन लेता है? तो राष्ट्रपति ही जो है लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 150 देख लेते हैं, सॉरी अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 देख लेते हैं। अनुच्छेद 149 में है कैग की शक्ति, कैग की शक्ति की चर्चा करी गई है। ठीक है, कैग की शक्ति जो है, कैग भारत का लेखा विभाग का प्रधान होता है। ये जो है ना आपका लेखा विभाग का प्रधान होता है और ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार से खर्च किए गए राशि का ब्यौरा मांगती है। ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ये पूछती है कि भाई आपने पैसा अगर लिया है तो कहां कहां खर्च किया है। ठीक, चलिए अनुच्छेद 150 देख लेते हैं। अनुच्छेद 150 में है कैग केंद्र तथा राज्य दोनों के ही लेखाओं की जांच करता है। ये जो है केंद्र तथा राज्य दोनों के लेखाओं की जांच करता है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं आपको कि अगला जो हमारा है और यहीं पे हमारा भाग 5 समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 151 में क्या है कि यह जो अपनी जांच की रिपोर्ट है, जांच की जो रिपोर्ट होगा, मान लीजिए इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया जांच करके, ये जो रिपोर्ट है ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं तो आप बताएंगे, राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। और यहीं पे हमारा भाग 5 जो कि संघ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।